मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह समझने की कोशिश करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे कार्य करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो खुशी क्यों महसूस होती है या किसी बड़े परीक्षा से पहले घबराहट क्यों होती है? मनोविज्ञान इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता है। यह केवल अजीब व्यवहार या मानसिक समस्याओं तक सीमित नहीं है। यह उन रोजमर्रा के अनुभवों को समझने के बारे में है जो हमें इंसान बनाते हैं। यह क्षेत्र हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद करता है, जिससे हमारे रिश्ते, काम और जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। यह हमारे विचारों और भावनाओं की जटिल दुनिया में रास्ता दिखाने वाले उपकरण देता है, जिससे यह हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञान बन जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में मनोविज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने, तनाव को संभालने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना एक माता-पिता को अपने बच्चे के विकास को समझने या किसी प्रबंधक को अपनी टीम को प्रेरित करने में मदद कर सकता है। यह भी समझने का नजरिया देता है कि लोग कुछ खास तरीकों से क्यों व्यवहार करते हैं, जिससे सहानुभूति बढ़ती है और टकराव कम होते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो दिन ब दिन जटिल और तनावपूर्ण होती जा रही है, मनोविज्ञान हमें लचीलापन बनाने और मानसिक भलाई को बढ़ावा देने का ढांचा देता है। यह एक चाबी है जो हमारे सबसे बड़े सुखों से लेकर गहरे दुखों तक मानव अनुभव की गहराई को समझने के दरवाजे खोलती है। मनोविज्ञान एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कई विशेषज्ञ शाखाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो अवसाद और चिंता जैसी मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकारों के निदान और इलाज पर केंद्रित है। फिर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो सोचने, याददाश्त, समस्या सुलझाने और भाषा जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, जैसे हम फोन नंबर कैसे याद रखते हैं या नई भाषा कैसे सीखते हैं। कॉग्निटिव मनोवैज्ञानिक इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हैं। वे मन के आंतरिक कामकाज को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ताकि हम जान सकें कि हम अपने वातावरण से जानकारी कैसे प्रोसेस करते हैं और उसका अर्थ कैसे निकालते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी शामिल है, जो हमारे जीवन भर में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक बदलावों का अध्ययन करती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। सोशल साइकोलॉजी यह देखती है कि दूसरों की उपस्थिति हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करती है। यह कन्फॉर्मिटी, पक्षपात और आकर्षण जैसे विषयों को देखती है, जैसे हम समूह में अलग क्यों व्यवहार करते हैं जबकि अकेले में अलग। सोशल साइकोलॉजी इन सवालों के जवाब देती है। अंत में एजुकेशनल साइकोलॉजी यह समझती है कि लोग शैक्षिक माहौल में कैसे सीखते हैं, जिससे सभी उम्र के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण विधियां और प्रभावशाली लर्निंग वातावरण बनाए जा सके। हमारा मस्तिष्क हमारी हर सोच, भावना और क्रिया का कमांड सेंटर है। हमारे मस्तिष्क और व्यवहार के बीच गहरा संबंध है। हर क्रिया, चाहे वह हाथ उठाना हो या कोई जटिल गणित का सवाल हल करना, मस्तिष्क के अंदर शुरू होने वाले संकेतों से शुरू होती है। यह अद्भुत अंग अरबों छोटे छोटे कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स से बना है। ये न्यूरॉन आपस में विद्युत और रासायनिक संकेतों के जरिए संवाद करते हैं। यही नेटवर्क हमें दुनिया को समझने, यादें बनाने और भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। जब यह सिस्टम ठीक से काम करता है तो हम प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें कोई रुकावट आती है तो व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य में चुनौतियां आ सकती हैं। न्यूरॉन अकेले काम नहीं करते, वे एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संदेशवाहकों पर निर्भर करते हैं। इसे एक रिले दौड़ की तरह सोचिए। एक न्यूरॉन संदेश भेजता है और न्यूरोट्रांसमीटर उसे अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर आनंद और इनाम की भावना से जुड़ा है। जब आप अपनी पसंदीदा चीज खाते हैं या कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है, जिससे अच्छा महसूस होता है और आप फिर से वही व्यवहार दोहराना चाहते हैं। एक और है सेरोटोनिन, जो हमारे मूड, नींद और भूख को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रसायनों में असंतुलन अक्सर अवसाद और चिंता जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। सीखना यानी लर्निंग एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है,
जो हमें अपने वातावरण के अनुसार ढलने देती है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे इवान पावलोव ने खोजा था। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते सिर्फ खाना देखकर ही नहीं, बल्कि खाने लाने वाले व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनकर भी लार टपकाने लगते थे। उन्होंने हर बार खाना देते वक्त घंटी बजाई। जल्दी ही कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे, भले ही खाना ना हो। यह दिखाता है कि हम एक साधारण संकेत जैसे घंटी को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, भोजन के लिए लार आना, से जोड़ना सीख सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारे कई स्वचालित व्यवहारों को समझाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रकार की सीख है ऑन पेरेंट कंडीशनिंग, जिसमें हम इनाम और सजा के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अपना कमरा साफ करने पर स्टिकर पाता है तो वह भविष्य में भी कमरा साफ करेगा। स्टिकर एक इनाम है जो व्यवहार को मजबूत करता है। इसके विपरीत अगर कोई किशोर कर्फ्यू तोड़ने पर फोन की सुविधा खो देता है तो वह दोबारा ऐसा करने से बचेगा। यह सजा है जो व्यवहार को हतोत्साहित करती है। हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जरिए भी सीखते हैं, यानी दूसरों को देखकर। जैसे कोई बच्चा जूते के फीते बांधना माता पिता को देखकर सीख सकता है, जिससे पता चलता है कि हमारे बहुत से व्यवहार हमारे आसपास के लोगों से आकार लेते हैं। आखिर आपको आप कौन बनाता है? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के वे खास और अपेक्षाकृत स्थिर पैटर्न हैं जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए हैं। सबसे शुरुआती और प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है सिगमंड फ्राइड का, जिन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तित्व अवचेतन इच्छाओं और बचपन के अनुभवों से बनता है। उन्होंने बताया कि हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। इड, हमारी मूल इच्छाएं; ईगो, वास्तविकता से तालमेल बैठाने वाला हिस्सा; और सुपर ईगो, हमारा नैतिक विवेक। हालांकि आज उनके कई विचारों पर बहस होती है, लेकिन फ्राइड ने अवचेतन मन और शुरुआती जीवन की भूमिका को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और सकारात्मक नजरिया है ह्यूमनिस्टिक मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का। उनका मानना था कि लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसे उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। उन्होंने जरूरतों का पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑन ऑफ नीड्स बनाया, जिसे अक्सर पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है। सबसे नीचे हैं हमारी मूलभूत जरूरतें, जैसे खाना, पानी और सुरक्षा। जब ये पूरी हो जाती हैं तो हम प्रेम, अपनापन और आत्मसम्मान जैसी ऊंची जरूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। आखिर में जब बाकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और मानव स्वभाव के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देता है और मानता है कि हम सभी के भीतर बेहतर बनने की स्वाभाविक प्रेरणा होती है। आज व्यक्तित्व का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है बिग 5 सिद्धांत। यह मॉडल कहता है कि व्यक्तित्व को 5 व्यापक आयामों में समझा जा सकता है। ओपननेस, आप कितने रचनात्मक और जिज्ञासु हैं। कॉन्शियसनेस, कितने संगठित और भरोसेमंद हैं। एक्सट्रावर्शन, कितने मिलनसार और ऊर्जावान हैं। एग्रीएबिलिटी, कितने दोस्ताना और सहानुभूतिपूर्ण हैं। और न्यूरोटिसिज्म, चिंता और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं के प्रति आपकी प्रवृत्ति। ज्यादातर लोग इन गुणों के स्पेक्ट्रम में कहीं न कहीं आते हैं। यह मॉडल उपयोगी है क्योंकि यह व्यक्तिगत अंतर को समझने का एक सरल और मापने योग्य तरीका देता है। व्यक्तित्व को समझना मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से गहराई से जुड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं, सामान्य जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने समुदाय में योगदान दे सकते हैं। आम मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में चिंता विकार, जहां अत्यधिक चिंता और डर होता है, और अवसाद, लगातार उदासी और रुचि की कमी शामिल है। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि असली चिकित्सीय स्थितियां हैं। अच्छी बात यह है कि मदद उपलब्ध है। इलाज में अक्सर साइकोथेरेपी, बातचीत के जरिए उपचार शामिल होती है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को प्रशिक्षित पेशेवर के साथ साझा कर सकता है। और कभी-कभी दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि मस्तिष्क रसायन संतुलित हो सके। मदद मांगना ताकत की निशानी है। इंसान सामाजिक प्राणी है और हमारा व्यवहार आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होता है। यही सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय है। हम अक्सर सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं जो किसी समूह के लिए स्वीकार्य विश्वासों और व्यवहारों के अनकहे नियम होते हैं। जैसे हम आमतौर पर लाइब्रेरी में धीरे बोलते हैं या दुकान में कतार में खड़े होते हैं।
क्योंकि यही अपेक्षित सामाजिक व्यवहार है। यह अनुरूपता समाज को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए अनुरूप होते हैं ताकि समूह में स्वीकार किए जाएं। कई बार हम मान लेते हैं कि समूह के पास हमसे ज्यादा जानकारी है, खासकर अनिश्चित परिस्थितियों में। एक और सामाजिक प्रभाव है प्राधिकरण का पालन। 1960 के दशक में किए गए प्रसिद्ध मिलग्राम प्रयोग ने दिखाया कि साधारण लोग भी एक प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने को तैयार हो जाते हैं, भले ही इससे किसी और को नुकसान पहुंचे। यह शोध बताता है कि जब लोग खुद से सोचना बंद कर देते हैं और बस आदेश मानते हैं, तो कैसे भयानक घटनाएं हो सकती हैं। यह दिखाता है कि जिस स्थिति में हम होते हैं वह हमारे कार्यों पर कितना शक्तिशाली और कभी-कभी खतरनाक प्रभाव डाल सकती है। इन ताकतों को समझना जरूरी है ताकि हम नकारात्मक सामाजिक दबाव का विरोध कर सकें और अपने जीवन में सचेत, नैतिक निर्णय ले सकें, भीड़ या किसी आदेश का अंधानुकरण करने के बजाय। मेमोरी यानी याददाश्त एक और मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो सीखने और हमारी पहचान बनाने के लिए जरूरी है। याददाश्त के अलग अलग प्रकार होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक मानसिक नोटपैड की तरह है जिसमें हम थोड़े समय के लिए थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, जैसे कोई फोन नंबर जो हम अभी डायल करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा विशाल भंडार है जिसमें ज्ञान, कौशल और अनुभव जीवन भर के लिए जमा रहते हैं, जैसे अपने स्कूल के पहले दिन की याद या साइकिल चलाना सीखना। ये यादें सिर्फ तथ्य नहीं होती, ये हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं और हमें आज जो है वह बनाती हैं। बिना याददाश्त के हम न तो अतीत से सीख सकते हैं, न ही भविष्य की योजना बना सकते हैं। जैसे याद रखना जरूरी है, वैसे भूलना भी सामान्य है। भूलना हमेशा हमारी याददाश्त की असफलता नहीं है। कई बार यह जरूरी प्रक्रिया है जो बेकार जानकारी को हटाकर नए सीखने के लिए जगह बनाती है। हम कई बार इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि समय के साथ याद का निशान फीका पड़ जाता है या दूसरी जानकारी उसमें हस्तक्षेप कर जाती है। फिर भी याददाश्त बहुत जटिल और हमारे रोजमर्रा के कामकाज के लिए केंद्रीय है। यह समझना कि याददाश्त कैसे काम करती है और कभी-कभी क्यों चूक जाती है, हमें मानव मस्तिष्क की जटिलता की सराहना करने और जरूरी जानकारी याद रखने की रणनीतियां विकसित करने में मदद करता है। मनोविज्ञान हमें इन अद्भुत आंतरिक प्रक्रियाओं को जानने के उपकरण देता है।